ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। जो गैस लॉस का जो पहला वीडियो था उसमें हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था, और अभी हम स्टडी करेंगे चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ और उससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स होंगे वो इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ का जो डेफिनेशन है वो हम पहले देख लेते हैं। सो फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, for a given quantity of gas at constant pressure, volume of the gas is directly proportional to its temperature. तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ का। ठीक है, फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो है वो वॉल्यूम जो है गैस का वो उसके टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे V एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इस पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से। यदि हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, V इक्वल टू K इंटू टी। ये एक फॉर्म हमारे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करेंगे तो ये कैसा आएगा, V अपॉन टी इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। और इस तरह से हम देखते हैं कि V1 अपॉन T1 जो होगा वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट। V2 अपॉन T2 जो होगा वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट। और जब ये दोनों कांस्टेंट के इक्वल है तो दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या होगा, V2 अपॉन T2। ये एक फॉर्म है जो हमको न्यूमेरिकल में यहाँ पे काम में आता है। यदि अपने को यहाँ 4 टर्म्स है, 4 में से यदि हमको कोई भी 3 टर्म्स दिए हो तो हम 4th वाली टर्म क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बेसिक फॉर्म हमारा चार्ल्स लॉ का आ जाता है। ना अभी हम क्या करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को भी स्टडी करेंगे, जो भी इसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। ग्राफ के लिए फिर से वही स्ट्रेटेजी होगी कि हम क्या करते हैं, चार्ल्स लॉ का जो इक्वेशन है उसको डिफरेंट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, या फिर हम हाइपरबोला या फिर पैराबोला, ऐसे डिफरेंट इक्वेशंस में उसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि वैरायटी जो है न्यूमेरिकल्स की, ग्राफ के ऊपर से इक्वेशंस की, वो उसी तरीके से आती है। तो उसी को डील करने के लिए हम डिफरेंट ग्राफ्स यहाँ पे देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चार्ल्स लॉ का हमको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो देखिए इसको, सिंस अपने को बताया कि V इक्वल टू क्या हमने देखा अभी यहाँ पे, KT है ना। यदि हम कांस्टेंट को यहाँ पे क्या करें, हटा दें, तो कांस्टेंट को हटाने से V क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और यदि V और T एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे V और T के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। जब भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये हो गया एक पर्टिकुलर फॉर्म। दूसरा फॉर्म V इक्वल टू क्या है, यहाँ पे अगेन हम कंसिडर करते हैं KT। T को हम नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा V अपॉन T इक्वल टू क्या होगा, K। और V अपॉन T इक्वल टू K, मतलब V अपॉन T यहाँ पे क्या होगा, V अपॉन T क्या होगा, कांस्टेंट। और फिर से ग्राफ कैसा आएगा, V और P अपॉन T और
v या t के साथ में हम ले सकते हैं। तो v और t के और t के बीच में हम कोई भी ले सकते हैं, v भी ले सकते हैं, यहाँ पे t भी ले सकते हैं। तो v अपॉन t और t के बीच में जो ग्राफ है, सिंस t के चेंज होने के साथ में v अपॉन t चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कैसा है, कांस्टेंट है। v अपॉन t यदि कांस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ कैसा है, पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब यदि आप t चेंज करोगे तो v बाई t चेंज नहीं होगा, बिकॉज v अपॉन t जो है वो क्या है, कांस्टेंट के इक्वल है। सो इफ यू आर चेंजिंग द t, v अपॉन t विल नॉट चेंज। तो इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, t के चेंज के साथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, सो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म हम यहाँ पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट वाला फॉर्म हम क्या करते हैं, ये जो v इक्वल टू के टी वाला फिर से हम यहाँ पे फॉर्म लेके आते हैं। तो इसको अपन क्या करेंगे, दोनों साइड का अपन लॉगरिथमिक ले लेंगे, मतलब लॉग ले लेंगे। लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग v इक्वल टू लॉग के प्लस हमारा क्या होगा, लॉग टी, या फिर लॉग v इक्वल टू क्या होगा, लॉग टी प्लस लॉग के। तो ये जो है ये कैसा होगा, y इक्वल टू एम एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से आता है, हमको इस तरह से पता है, log v यहाँ पे आएगा, दिस इज log v, और यहाँ पे क्या आएगा, log t। ठीक है, log v और log t के बीच में ग्राफ आएगा, x और y के बीच में। तो यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट c की जगह पे कौन है, log k, दैट इज log k। और यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना है, स्लोप m की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। स्लोप m इक्वल टू कितना है, 1। स्लोप क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ 1 कौन से tan का वैल्यू है, तो यहाँ पे होगा tan 45 डिग्री। ठीक है, और tan 45 मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री स्लोप के लिए। तो ये हमारा एक लॉग वाला ग्राफ जो हमेशा बॉयल्स लॉ में भी होता है, वैसे यहाँ पे भी आएगा। सो पी वी इक्वल टू, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वी इक्वल टू के टी, लॉग ले लिया दोनों साइड का, लॉग एक्स इंटू वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, इसको वापस इधर लेके आए, कंपेयर कर लिया, है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस से ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो ये हो गया एक। नेक्स्ट वाला जो है वो इस तरह से अपन कर सकते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, k इंटू टी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, v इक्वल टू k इंटू टी का स्क्वायर रूट लेके उसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, है ना। स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों किया तो इसको सॉल्व करने से वापस यही आता है, मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ टी मतलब क्या आएगा, टी, मतलब टी को हम ऐसा लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म है वो कौन सा है, यदि अपन इसको y ले ले, इसको हम ले ले x, और इसको हम ले ले रूट टी को हम क्या ले ले, x, तो ये x का स्क्वायर, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो ये तो इक्वेशन जो है वो कौन सी है, वर्टिकल पैराबोला की इक्वेशन है। तो इस तरह से इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसे आएगा, किसके बीच में ग्राफ आएगा, y मतलब v, और x मतलब क्या, रूट टी, इस तरह से आएगा। तो ये जो है दिस विल बी वर्टिकल। तो ऐसे करके v और रूट टी के बीच में जो ग्राफ है वो भी हमारा इस तरीके से हो सकता है। चलो ये अपना एक और ग्राफ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ पे अपन लेते हैं v इक्वल टू क्या आएगा, k इंटू टी। इसको हम ऐसा ले सकते हैं v इक्वल टू k अपॉन 1 अपॉन टी, है ना। v इक्वल टू क्या ले सकते हैं, k इंटू टी को नीचे लिख दिया 1 अपॉन टी, इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाला आएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, टी ऊपर जाएगा। तो ये जो फॉर्म है ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन x, मतलब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा ही हो गया। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है वो इस तरह की इक्वेशन आती है, विच इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से आएगी,
यहाँ पे y की जगह कौन आएगा v, और x की जगह यहाँ पे कौन आएगा 1/t। तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज, तो ऐसा ये पर्टिकुलर इक्वेशन हमको यहाँ पे चार्ल्स लॉ में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो, सो काफी सारे ग्राफ्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो ये ग्राफ जो है, यदि आप देखोगे किसी बुक में तो ग्राफ बहुत लिमिटेड है, 2 या 3 ही ग्राफ है, पर इतने सारे हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जितने भी ग्राफ के ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं वो सभी एमसीक्यू की पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए ग्राफ का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको ग्राफ के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल यदि कोई भी एमसीक्यू यदि आता है तो वो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज जितनी पॉसिबिलिटीज ग्राफ के ऊपर हो सकती है चार्ल्स लॉ के, वो सब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो चलो, ये हो गया एक और चीज, इसको हटा दें। एक और चीज और भी हो सकता है ऐसे, इस तरह से, जैसे v इक्वल टू के टी, तो पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, t से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा v इंटू टी इक्वल टू क्या आएगा, k इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये ऐसा आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो फिर से क्या आएगा, vt, क्या कि हमने पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे vt आएगा, यहाँ पे vt आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, ये हटा दिया तो प्रोपोर्शन डिसाइन। फिर दो चीजें एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक स्क्वायर के साथ में, तो फिर से इक्वेशन किसका आएगा, vt और x की जगह कौन है, t, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कौन सा आएगा, दैट विल बी अगेन वर्टिकल पैराबोला। तो ये इक्वेशन जो है वो वापस हमारी आ जाती है। तो ऐसे आप इतने सारे टाइप देखने के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ग्राफ के ऊपर से क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। अब सपोज इट कोई अननोन जो हमने केस नहीं देखा, पर यदि कोई केस इस तरह से आ जाता है जो हमने नहीं देखा, तो भी आप थोड़ा सा वहाँ पे लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इतनी सारी प्रैक्टिस होने के बाद एक आइडिया तो आ ही जाती है कि ग्राफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो हम ओवरऑल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग एक ही इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लाते हैं। वो फॉर्म या तो स्ट्रेट लाइन का कोई फॉर्म होता है, या फिर वो फॉर्म जो है वो वर्टिकल पैराबोला या हॉरिजॉन्टल पैराबोला का होता है, या फिर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है। मतलब कोई ना कोई मैथमेटिकल जो इक्वेशंस है उनमें हम गैस लॉस की इक्वेशन को क्या करते हैं, उसके जैसा उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, और एमसीक्यू में भी वैसे ही पैटर्न होता है। ओके, चलो एक अपन ग्राफ अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट देख रहे हैं, देखो आप। अभी जो ग्राफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये अपने को पता है कि v इक्वल टू जो है वो यहाँ पे क्या होता है, kT। अब यहाँ पे जो t होता है बाय डिफॉल्ट, ये टेम्परेचर जो है वो कौन सा होता है, केल्विन में होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर जो केल्विन में है, हमको पता है कि टेम्परेचर जो केल्विन में है वो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। सो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये रिलेशन है। डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हम 273 से या 273.15 ले सकते हो, इसमें ऐड करके हम इसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे हमको पता है ऑलरेडी। ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यदि कर दिया तो हमको टेम्परेचर मिलता है किसमें, केल्विन में। अब ये जो टी टेम्परेचर इन केल्विन, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, तो यहाँ पे आएगा v इक्वल टू क्या आएगा, k इंटू टी इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे k एक कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है तो हम कोई वैल्यू लेते हैं, मे बी 1 ले लिया हमने, तो k इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या आएगा, k की वैल्यू हमने कितनी ले लिया, 1, तो यहाँ पे t डिग्री सेल्सियस प्लस कितना आएगा, 273। तो ये अपना जो फॉर्म है ये कौन सा होगा, y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म हो गया। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे 1 जो है वो यहाँ पे क्या है, स्लोप है। तो ऐसे करके ये इक्वेशन फिर से हमारी, पर टेम्परेचर अब इस बार किस में आया, बाय डिफॉल्ट केल्विन में रहता है, एज वी नो दैट, और अब ये डिग्री सेल्सियस में आ चुका है। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से आता है ये हम देखते हैं सेपरेटली। सो ये इक्वेशन अभी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वाला इक्वेशन। सो हमारी जो इक्वेशन यहाँ पे आ जाती है, दैट इज टेम्परेचर वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा, T इन डिग्री सेल्सियस प्लस 270, है ना। हमने k की वैल्यू को कितना ले लिया, 1, और ये मैंने आपको बताया कि ये किसका है, y इक्वल टू दिस इज, यदि अपन 1 मान ले तो mx, x मतलब T इन डिग्री सेल्सियस प्लस क्या आएगा c। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से है, थोड़ा सा अपन इसको इधर ले लेते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। सो नाउ यहाँ पे हमारा मान लो कि क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेंगे कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हम मान लेंगे 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हम मान लेंगे मे बी 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, v है ना, x और y के बीच में ग्राफ है, मतलब v और t डिग्री सेल्सियस में। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव साइड भी यहाँ पे ले लेते हैं, इस तरह की नेगेटिव साइड भी हम यहाँ पे साइड भी हम लेंगे, नेगेटिव कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आएगा कितना, दिस इज -100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आएगा -200 डिग्री सेल्सियस, और मे बी यहाँ पे आप ले सकते हो -300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इधर प्लस के कोऑर्डिनेट्स हैं और इधर माइनस के कोऑर्डिनेट्स हैं। नाउ ये है v और t इन डिग्री सेल्सियस में ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद पॉजिटिव स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो किस तरह से आएगा, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है, जैसे जहाँ पे ये जो वॉल्यूम की वैल्यू है, y इंटरसेप्ट मतलब वॉल्यूम है वो, तो वो कितना यहाँ पे 273। ठीक है, आप देख रहे हो इंटरसेप्ट 273, 273 क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट मतलब ये वॉल्यूम की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। अब ये हमारा ग्राफ यहाँ पे आ जाता है इस इक्वेशन के हिसाब से, पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और हम कोशिश करेंगे पता करने की कि वॉल्यूम जो है वो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है वो इस तरह का वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यदि हम इस चीज को एक्सटेंड करके देखें कि यदि हम टेम्परेचर को क्या करें, नेगेटिव साइड में लेके जाए तो वॉल्यूम का क्या होता है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, इस तरह से ये एक्सटेंड होगा, मान लो इस तरह से, ये हमारा हो जाता है एक्सटेंड करना। ठीक है, अब ये इस तरह से आता है तो ये यहाँ पे कहीं तो भी क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होगा इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन आएगी, ये कौन सी कंडीशन है, तो ये जो आती है, ये जो चीज आती है ये कितनी आती है, -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 केल्विन आता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस, यदि हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें। और इस पर्टिकुलर टी पे, इस टेम्परेचर पे, ठीक है, इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, तो इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम, देखो हमने यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर दिया, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है, और टेम्परेचर कोऑर्डिनेट पे वॉल्यूम कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, वॉल्यूम विल बी 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू वैसे भी 0 ही होती है। तो यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट है वॉल्यूम, उसका x कोऑर्डिनेट पे वैल्यू क्या आएगा, 0, यहाँ पे मैच हो गया, ये तो टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है, इसलिए टेम्परेचर एक्सिस पे वॉल्यूम एक्सिस की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, वॉल्यूम तो y एक्सिस पे, x पे नहीं होगा वो, तो इसलिए x एक्सिस पे उसकी वैल्यू 0 आएगी। मतलब ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है, ये जो इसको थोड़ा और लिख लेते हैं अपन, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, तो थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं कि T इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पे, यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या आती है, 0, ये कंडीशन आती है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ। बट एज वी नो दैट कि वॉल्यूम कभी भी गैस का 0 नहीं हो सकता, आप कितना भी गैस को कॉम्प्रेस करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल का खुद का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तो वो कभी 0 नहीं हो सकता। मतलब ये कंडीशन कौन सी आएगी, ये इमेजिनरी कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर है, दिस इज व्हाट, दिस इज इमेजिनरी कंडीशन, ये इमेजिनरी कंडीशन आती है। तो ये कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है, वॉल्यूम कभी भी गैस का 0 नहीं हो सकता, पर इस ग्राफ के हिसाब से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इट्स इमेजिनरी कंडीशन। तो ये एक ध्यान रखना है, इसके ऊपर से हमको क्या आता है, एमसीक्यूज के फॉर्म्स यहाँ पे पूछते हैं। यदि आपका ग्राफ क्लियर है तो डोंट वरी कि आपका एमसीक्यू जो है वो करेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके हम केल्विन वाले को यदि हम डिग्री सेल्सियस में लेके आते हैं तो किस तरह से ये ग्राफ में मॉडिफिकेशंस आती है, हमने यहाँ पे देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, चलो नाउ हम क्या कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ का अल्टरनेट स्टेटमेंट जो है, एक और स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ का, जैसे हमने
देखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। पर एक और इसका अल्टरनेट फॉर्म है, पर वो अल्टरनेट फॉर्म में डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखूंगा अभी, मैं उसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और उस एक्सप्लेनेशन के थ्रू वो फॉर्म अपने आप ही आ जाएगा। तो देखते हैं अभी हम अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स। ठीक है, चलो देखो, मान लो यहाँ पे हम एक शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, कोई गैस है, मान लो कोई गैस है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस इस गैस का वॉल्यूम कितना है, V0 है। मान लो ऐसा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम कितना है, V0 है। ठीक है, यदि हम टेम्परेचर को क्या करें, मान लो हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करें, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से क्या करें, इंक्रीज करें, मतलब हम 0 से क्या कर दें, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस कर दें, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें। तो मान लो कि यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस पे मान लो V1 है, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है गैस का, V0 है, वैसे 1 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है, V1 है। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव हो चुकी है। ये जो चार्ल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है, ये स्टेटमेंट है, वो पूरा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। तो यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, यदि हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, पर कितना बढ़ेगा, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि यदि आप 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को क्या करते हो, बढ़ाते हो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, 0 से आप क्या करते हो 1 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो जो नया वॉल्यूम आपको V1 पे मिलेगा, नया वॉल्यूम, वो क्या होगा, ओरिजिनल जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें कितना ऐड हो जाएगा, V0 का 1/273 ऐड हो जाएगा। ऐसा मतलब जब टेम्परेचर को, सिंस अपने को पता है कि यदि V को हमने, T को यदि हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, पर वो बढ़त कितनी होगी, वो जो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर का जो इंक्रीज किया उससे वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम है उसमें कितना इंक्रीज होगा, उसी 0 डिग्री सेल्सियस के वॉल्यूम का 1/273 फ्रैक्शन या 273 फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, कितना, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज कितना होगा, तो वो इंक्रीज होगा V0 का 1/273 टाइम्स, मतलब V0 का 273 फैक्टर से वो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। वैसे यदि हम देखें, सपोज हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को 2 डिग्री क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस करते हैं, मतलब 1 की जगह 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करें, तब जो V2 जो अपने को वॉल्यूम मिलेगा, 2 मतलब यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज है, तो V2 पे जो वॉल्यूम मिलेगा वो V0 प्लस V0 का कितना पार्ट मिलेगा, तो ये V0 का मिलेगा V0 इंटू 2/273। 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है तो 1/273, 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है तो V0 मल्टीप्लाइड बाय 2/273 फ्रैक्शन से वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सिंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यदि आप टेम्परेचर को 2 डिग्री से बढ़ाते हो तो वॉल्यूम जो 0 डिग्री पे है उसमें इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, V0 का ही 2/273 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही आप करते हो, मान लो कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से आप कितना करते हो, 3 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम में टेम्परेचर में इंक्रीज करते हो, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस से आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तब वॉल्यूम जो मिलेगा, फाइनल वॉल्यूम मिलेगा 3 डिग्री सेल्सियस, वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम प्लस उसमें 0 डिग्री सेल्सियस का ही कितना होगा, 3/273 मल्टीप्लाइड होके इंक्रीज हो जाएगा, मतलब V0 मल्टीप्लाइड बाय 3/273, V0 जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसमें एडिशन हो जाएगी। तो ऐसे आप देखते हो कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से V0 में इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, V0 का ही 1/273 टाइम्स बढ़ेगा। 2 डिग्री से बढ़ाया तो V0 में कितना ऐड होगा, V0 का ही 2/273 ऐड होगा। 3 डिग्री से बढ़ाया तो V0 में कितना ऐड होगा, 3 डिग्री से बढ़ाया तो कितना, V0 का ही 3/273। अब इसको अपन जनरलाइज कर लेते हैं, मतलब मान लो अपन 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को क्या करें, T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दें, T डिग्री सेल्सियस तक इसको अपन क्या करते हैं, इंक्रीज कर दें, T स्मॉल ले लो चाहो तो, T डिग्री सेल्सियस से अपन इसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर दें, तब क्या होगा, तब फिर से VT जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, V0 प्लस V0 का ही कितना मिलेगा, T/273 मिलेगा।
जैसे अभी तक अपन ने देखा 1 से बड़ा तो 1/273 टाइम्स, 2 से बड़ा तो 2/273 टाइम्स ऑफ V0 इंक्रीज हो गया, 3 से बड़ा तो 3/273 टाइम्स V0 में इंक्रीज हो गया। वैसे ही यदि अपन t से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, V0 में कितना इंक्रीज होगा, V0 का ही t/273 ऐड हो जाएगा। जैसे ये है 1 2 3 वैसे t हो गया। तो ऐसे करके ये अपना एक फॉर्म यहाँ पे आ जाता है। इस पर्टिकुलर फॉर्म को अभी अपन क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इस फॉर्म तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, इसके आगे का पार्ट बहुत इजी है। तो हम देखते हैं इसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो चलो आई होप कि आपको यहाँ तक का अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो अभी इस पर्टिकुलर से हमको क्या स्टेटमेंट बनाते आ सकता है, क्या स्टेटमेंट हमको यहाँ से चार्ल्स लॉ का बनाते आ सकता है इस डिस्कशन से, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको अपन याद रखेंगे, इसको आगे अपन यूज करने वाले। पर यहाँ से ये जो अपना अभी तक का डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन से हम चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट बना सकते हैं क्या, कि फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर ईच डिग्री राइज, और फॉल भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज भी चलता है। डिक्रीज होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली एडिशन होगी, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कितने से डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। फ्रैक्शन उतना ही रहेगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि वहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो फॉर ईच डिग्री राइज फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, for a given quantity of gas, for each degree rise in temperature, its volume increases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius if pressure and mass of the gas is constant. ये हो गया अल्टरनेट स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ। फिर से मैं आपको बोल के बताता हूँ क्या होगा। For a given quantity of gas, for each degree rise in temperature, for each degree rise in temperature, volume of the gas increases by 1/273 of volume at 0 degree Celsius when P and M is constant, ठीक है। तो इस चीज को अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं, शायद बोलने से उतना क्लियर ना हो तो हम इसको लिखेंगे। तो इस डिस्कशन से हमको पता चल गया कि फॉर स्टेटमेंट यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ का अल्टरनेट स्टेटमेंट वो कैसा आएगा। सो फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, ठीक है, फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल, जैसे मैंने आपको कहा फॉल बताया तो वहाँ वॉल्यूम डिक्रीज होता है, माइनस साइन आता है। फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस increases by 1/273 of the volume at 0 degree Celsius, provided that pressure and mass of gas is constant, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाता है। अब यहाँ पे फॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज की जगह डिक्रीज वर्ड आएगा। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो डिक्रीज ब्रैकेट में। तो ऐसे करके फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर में 1 डिग्री से इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज होता है। कितने से इंक्रीज होता है, 1/273 किसका, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से जो वॉल्यूम है उसका 1/273 टाइम्स वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसमें, V0 में एडिशन हो जाएगी। तो ऐसे करके अभी तक का जो डिस्कशन है उस डिस्कशन से अब सपोज ये स्टेटमेंट यदि हम शुरू में ही लिख लें तो शायद उतना अंडरस्टैंड नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने स्टेटमेंट को समझने का कुछ बेस ही नहीं है। तो इसीलिए पहले हमने क्या कर लिया, पहले हमने उसको एक्सपेरिमेंटली क्या चीज़ है वो हम पहले देख चुके हैं, और उसी बेसिस पे जो हमारा अंडरस्टैंडिंग आया उसी बेसिस पे हमारी ये डेफिनेशन बन गई। तो अब ये डेफिनेशन बहुत ईजी लगेगी बिकॉज हमने उसको पहले से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे क्या था उसको हमने पहले देख लिया, ठीक है। तो ये होगा अपना एक अल्टरनेट स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ को इस ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है
तो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट यहाँ से निकल सकता है, निकलना चाहिए। तो इसको अपन इस इक्वेशन को लेके हम कंटिन्यू करेंगे, तो हमारा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे हम पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम आगे डेरिवेशन देख लेते हैं। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो वी टी इक्वल टू क्या है अपना, वी जीरो प्लस वी जीरो इंटू टी अपॉन 270, टी डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, यहाँ पर टी जो है वो किसमें है, डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वी जीरो को कॉमन ले लेंगे। वी जीरो को कॉमन ले लिया तो वी जीरो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी अपॉन क्या हो जाएगा 273, ये हो जाएगा वी टी। नाउ वी टी इक्वल टू हमारा क्या होगा, वी जीरो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, टी अपॉन 273 डिवाइडेड बाय क्या होगा 273। अब नाउ वी टी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, वी टी इक्वल टू वी जीरो। नाउ टी प्लस 273, टी प्लस 273 को हम नया टी दे देते हैं, टी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और 273 को हम बोल देते हैं टी जीरो। ऐसा हम एक सिंबल देते हैं। अपन 273 कांस्टेंट है तो उसको कोई सिंबल दे दिया टी जीरो। ठीक है, टी जीरो एक हमने सिंबल दे दिया उसको, तो इस तरह से आ गया। अब इसको थोड़ा सा अपन अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी टी, इस टी को नीचे लेके आएंगे, तो हो जाएगा टी टी इक्वल टू क्या होगा, वी जीरो अपॉन टी जीरो। नाउ आप देखते हो कि टी जीरो तो क्या है 273, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एकदम प्योर नंबर है वो, तो टी जीरो 273, तो वो एक कांस्टेंट है। और ये जो ऊपर की जो वी जीरो जो है, वो वी जीरो क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो भी एक चीज कांस्टेंट होती है। 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, ये पूरा जो वी जीरो अपॉन टी जीरो एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसको हटा के हम क्या करेंगे, वी टी अपॉन क्या करेंगे, टी टी इक्वल टू के, जो कि चार्ल्स लॉ की फॉर्म है ना, या फिर इसको हम करेंगे वी टी इक्वल टू क्या करेंगे, के इंटू टी, मतलब वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब हमारा चार्ल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो इस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन से भी निकल के आता है। तो एक्चुअली यहीं से ये ओरिजिनली यहीं से निकला है। हम जरूर इसको शुरू से ही बोल देते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, बट एक्चुअली इसका ओरिजिन ये इक्वेशन है। बिकॉज ये इक्वेशन कहाँ से है, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। तो ऐसे करके हमारा चार्ल्स लॉ का अल्टरनेट स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट का मीनिंग हमने पहले समझा, फिर स्टेटमेंट बनाया। वो स्टेटमेंट बनाने के प्रोसेस में इक्वेशन हमको मिली, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, और चार्ल्स लॉ का जो बेसिक है, जो मेन स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो हमने इस इक्वेशन से डिराइव कर लिया। सो ये पूरा चार्ल्स लॉ का जो डिस्कशन है, वो अपना जो बेसिक डिस्कशन है वो अपना हो गया। ठीक है, सो होप सो कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के और भी हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।